हेलो दोस्तों। मैं जो ये सीरीज शुरू किया हूँ, ये खासकर बिहार में अभी प्रेजेंट टाइम में जो एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार शिक्षक साक्षरता परीक्षा, बिहार का बीपीएससी 3.0 या बिहार एसएससी, विशेषकर उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो सीरीज शुरू किया हूँ। आप लोग को इस वीडियो से बहुत सारा लाभ मिलेगा और इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम है, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, जितने भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ामों के लिए ये सीरीज रामबाण साबित होने वाला है। और आपको ये सीरीज में मैं पहले यहाँ से थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद 327 इसमें ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है जो पूरे किताब का निचोड़ है। उसके बाद 1200 प्लस क्वेश्चन आपको, ये मैं मेन क्वेश्चन को जो हाईलाइटेड करते जाऊँगा, अंडरलाइन करते जाऊँगा वहाँ से, यानी कि लमसम आपको 1500 प्लस क्वेश्चन हिस्ट्री का, 1500 प्लस क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से यहाँ से बन जाएगा। साथ ही यहाँ से आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सीरीज देखने के बाद आपको यहाँ से देखिए क्या क्या लाभ मिलने वाला है। एक तो आपको कोई भी सेट बनाइएगा तो वहाँ से क्वेश्चन देखिएगा आप में कितना इम्प्रूवमेंट हो गया, कितना क्वेश्चन बनने लगा। दूसरा, आपका एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर दूंगा और जितने भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाला होगा, मैं उसको भी हाईलाइटेड करते जाऊंगा, यहाँ पे उसको भी अंडरलाइन करते जाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ रहेगा। तो आपको एग्जाम में उल्टा पुल्टा कि किसी तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन सेट कर दे तो आप उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा सीरीज को आप शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो देखिए थोड़ा सा लंबा होता है और आप लोगों को पता होगा कि कोई भी चीज़ को देखिए, बहुत सारा वीडियो में देखते हैं कि बहुत सारा देखते हैं कि आजकल के ज़माने में लोग सब शॉर्ट बहुत ज़्यादा अपनाते हैं, शॉर्ट टाइम। जैसे मान लो 100 क्वेश्चन है, वो 100 क्वेश्चन को फटाफट कर दिया, टिक मारते गया ABC, आपको लगेगा जो सारा क्वेश्चन याद हो गया, लेकिन एग्जाम में जाइएगा तो आपको वहाँ क्वेश्चन कंफ्यूज कर जाइएगा। आपको लगेगा ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा। यहाँ तो अभी लगेगा जिस जिस तरह वो तुरंत याद हुआ और तुरंत आपके दिमाग से धीरे धीरे रिमूव करते जाएगा। लेकिन यदि आपको एक बार किसी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको वहाँ से कैसा भी क्वेश्चन डाल दे, किस तरह से भी क्वेश्चन डाल दे, तो आपको क्लियर जब कॉन्सेप्ट हो जाता है तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। आशा करता हूँ कि अभी जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है सक्षमता, उसमें आपको यहाँ से 80 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जीके जीएस को अच्छा से आप कर लेते हैं तो जीके जीएस से ही आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। मैथ रीजनिंग बहुत सारा मेरे दोस्तों का कमज़ोर भी रहता है, मैथ रीजनिंग में थोड़ा बहुत सबका कमज़ोर नहीं रहता है। मैथ रीजनिंग से भी उधर से आ गया और यहाँ यानी सीधा समझ लीजिए कि ये जीके जीएस ही आपका अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर रहेगा, जीके जीएस ही आपका रिजल्ट दे देगा। वो मैथ रीजनिंग तो आपको बोनस के रूप में काम करेगा। तो चलिए हम ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अध्याय भारत का इतिहास। तो पहले हम प्राचीन भारत की बात करेंगे यहाँ से। तो प्राचीन भारत का यहाँ के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है पाषाण काल, यहाँ पे लिखा हुआ पाषाण काल। तो पाषाण काल से क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछ सकता है। कहता है, पहले पूछेगा कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखिएगा, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक। दूसरा,
पहला हो गया पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल और तीसरा हो गया नव पाषाण काल। उसके बाद यहाँ पे हो गया आपको कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो ध्यान रखिएगा कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जीविका यानी जीवन जो चलता था शिकार था, क्योंकि शिकार से ही अपना भोजन संग्रह करते थे और उसी से भोजन अपना करते थे और उसी से किसी प्रकार का यहाँ पे इस तरह का गेहूँ धान मकई या कोई फसल उगता नहीं था। शिकार से ही अपना जीवन यापन कंद मूल खाते थे पुराने जमाने में और उसी से जीवन यापन होते थे। इसीलिए सबसे पहला काल जो है पूरा पाषाण काल, तो उस समय जो मनुष्य थे शिकारी थे, जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। यहाँ पे लिखा इस काल को आखेटक या खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। पूछेगा एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन सेट करेगा कि कौन सा काल को आखेटक या खाद्य संग्राहक काल भी कहते हैं, तो याद रखिएगा पूरा पाषाण काल। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। अच्छा, ये आखेटक का मतलब बहुत सारे मेरे दोस्तों नहीं समझते हैं। देखिए एग्जामिनर क्या करता है कि आपके दिमाग को टेस्ट करने के लिए, और उसको ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे को पढ़ाएंगे क्या ये आखेटक के बारे में इसको डीपली नॉलेज है, तो वहां से एक क्या करता है कि वो क्वेश्चन को सेट कर देता है वहीं से। जैसे मान लो आपको एग्जाम में अंदर सेट कर दिया क्वेश्चन कि आखेटक पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो अपने जीविका चलाते थे आखेटक के माध्यम से चलाते थे, ऐसा क्वेश्चन डालेगा कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य जीवन का आधार आखेटक था, तो आखेटक का अर्थ क्या होता है, डायरेक्ट इस तरह से पूछे तो आखेटक का अर्थ होता है शिकार। याद रखिएगा, यानी कि शिकार के माध्यम से जो जीविका चलाते थे उसी को आखेटक का अर्थ क्या होता है, शिकार। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि लगभग 36,000 ईसा पूर्व में मानव पहली बार अस्तित्व में आया। कितना समय? 36,000। आधुनिक मानव को होमोसेपियंस भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक मानव को क्या कहा जाता है? होमोसेपियंस। मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे सेट करता है, मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कौन था, तो याद रखिएगा कुत्ता। कुत्ता इसलिए मानव का पालतू पशु था क्योंकि पहले जो प्राचीन काल में जो है मनुष्य जंगल गुफाओं में रहते थे, तो कुत्ता जो है एक इसका गार्ड की तरह काम करता था। अभी भी आप लोगों को पता होगा गाँव घर में कुत्ता, शहर में आप लोग देखते होंगे कि व्यक्ति सब अपना दरवाजे पर गेट पता नहीं और क्या क्या सुरक्षा के लिए लगा देते हैं, लेकिन गांव घर में अभी भी देखते होंगे कि जो गांव घर का व्यक्ति जो है अभी जो अपना जो चैन से जो सोते हैं, ये कुत्ते के ही भरोसे यानी चैन से सोते थे। तो कुत्ता कितना वफादार होता है तो आपको पता ही होगा। तो कुत्ता का आप लोग देखिएगा कि कितना इसका नींद भी कितना तेज होता है। तो सबसे अच्छा उस समय लगा कि कुत्ता ही अच्छा होगा, तो कुत्ता इसके आसपास रखते थे। कोई भी चीज़ एक्टिविटी होता था जंगल में तो कुत्ता से पता चल जाता था। तो मानव प्रथम बार कुत्ता को ही पालतू बनाया। याद रखिएगा, कौन सा पशु को पालतू बनाया? कुत्ता। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कब बनाया, तो मध्य पाषाण काल में। कुत्ता का जो पालतू बनाया मानव सर्वप्रथम कब बनाया, कौन सा काल में? मध्य पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन यहां से देखेंगे सॉरी, अगला क्वेश्चन यहां से देखेंगे आग की जानकारी पूरा पाषाण काल में से ही है। क्वेश्चन डालेगा कि आग का आविष्कार कब हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन डालता है तो पूरा पाषाण काल याद रखिएगा। लेकिन पूछेगा कि आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था, तो नव पाषाण काल में। यूज करना लोग नव पाषाण काल में शुरू किया था, लेकिन खोज इसका पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि नव पाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य आरंभ किया। तो नव पाषाण काल से कृषि कार्य प्रारंभ किया। तो नव पाषाण काल में लोग आग का उपयोग सीखा और कृषि कार्य भी सीख गया, और इसी काल में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जगी। तो नव पाषाण काल में 3 हुआ, आग का प्रयोग करने लगा, कृषि का कार्य प्रारंभ किया, अस्थायी निवास भी करना शुरू कर दिया। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में प्रारंभ किया।
क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने शुरू किया, तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्रूस। और पूछ देगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है रॉबर्ट ब्रूस भी दे देगा, पूछेगा कि कब, तो 1863 में, याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहां पे क्वेश्चन है कि भारत, यहां पे क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। भारत में जो कृषि का जो यानी पुरातत्व वेदा सब जो है अपना खोज के पता लगाया, खोज से पता करता है कि प्राचीन काल में क्या क्या हुआ करता था, तो मेहरगढ़ नामक जगह से पता चला कि यहाँ पे कृषि भी हुआ करता था। बिहार के चिरांद नामक नवपाषाण कालीन का स्थल से क्या मिला, हड्डी और औजार मिला। बिहार के जो चिरांद नामक नवपाषाण कालीन है वहां से आपको उसको हड्डी और औजार मिला। पाषाण काल को 3 चरणों में साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ। पाषाण काल के 3 चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ। और पूछेगा कि पाषाण काल में तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद कहाँ है, तो आप याद रखिएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपको कि औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु तांबा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहला पशु कुत्ता और सबसे पहला धातु यूज करने वाला मानव तांबा था। और इस धातु का ज्ञान मनुष्य को सर्वप्रथम हुआ। ऐसा भी क्वेश्चन डाल देता है कि सबसे पहले कौन सा धातु का मनुष्य को ज्ञान हुआ, तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा, तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। चावल की खेती की प्राचीन साख कहाँ से मिला है, कोलडेवा। और कोलडेवा कहाँ है, इलाहाबाद में। चावल की जो खेती हुआ तो कोलडेवा से ये साक्ष्य मिला है। कोलडेवा कहाँ पर है, इलाहाबाद में पाया गया। और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। तो कृषि करना नवपाषाण काल, आग का प्रयोग करना नवपाषाण काल, अस्थायी निवास करना नवपाषाण काल, और उसके अलावा पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में है। इस तरह से सीरीज बाय सीरीज आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। उसके बाद है करा कि सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ने तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की सभ्यता की खोज की। क्वेश्चन इस तरह से इसको सेट करता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो राय बहादुर दयाराम साहनी, या सिर्फ राय बहादुर को हटा के दयाराम साहनी दे देता है। कहेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई, तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में। कब की गई, 1921 ईस्वी में। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन डालते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक किसे कहा जाता है, याद रखिएगा सर जॉन मार्शल को। उसके बाद एक भी बहुत अगला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा के पश्चात 1922 में रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। क्वेश्चन ऐसे इसको सेट करता है कि रखालदास बनर्जी किसकी खोज की थी, तो हड़प्पा की। रखालदास बनर्जी, ओ सॉरी, हड़प्पा खोज तो दयाराम साहनी किया। रखालदास बनर्जी आपको यहाँ से मोहनजोदड़ो पूछेगा क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, रखालदास बनर्जी। अच्छा यहाँ देखिए रखालदास बनर्जी को कभी R.D. बनर्जी भी शॉर्ट में लिख देते हैं, R.D. बनर्जी शॉर्ट में लिख देगा। तो आप याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो खोज किया था रखालदास बनर्जी और हड़प्पा खोज किया था दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो को खोज कब किया था, 1922 में, 1 साल बाद। और मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज भारत में सर्वाधिक संदिग्ध स्थल गुजरात में पाए गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। आपको बता चुके हड़प्पा खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी। कब किया था, 1921 में। कौन सा नदी किनारे है, रावी नदी किनारे, याद रखिएगा।
पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के अभी वर्तमान में अभी कहाँ है हड़प्पा सभ्यता। तो ये भारत जब आज़ाद हुआ और पाकिस्तान इससे अलग हुआ तो ये अब पड़ गया है पाकिस्तान का मांड गोमड़ी जिला में, ये पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है। और ये हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुआ? तांबे के पैमाने, तांबे का इकागारी, तांबा गलाने की भट्टी और अन्नागार। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बहुत क्वेश्चन आता है। मोहनजोदड़ो खोज किसने किया? रखाल दसवार जी। कब किया? 1922 में। ये कौन सा नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत लकड़ाना जिले में ये भी, ये हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता ये भी पाकिस्तान में पड़ गया। यहाँ से क्या क्या मिला है? असनागार, अन्नागार। देखिए अन्नागार हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता में है और मोहनजोदड़ो में भी है, लेकिन इसके अलावा मोहनजोदड़ो में एक असनागार भी है, याद रखिएगा। पुरोहित का आवास, सभा भवन, कांसे की नतर्की। कांसे का नतर्की मतलब, नतर्की मतलब वही जो महिला सब जो डांस करती है वैसा मूर्ति मिला। उसके बाद पशुपति मूर्ति, ये सारा चीज मिला। उसके बाद 3 नंबर में है चन्हू दरो। इसकी खोज अर्नेस्ट मेके था 1935 से 36 में। कौन सा नदी का? सिंधु नदी के किनारे है। मैं सभी क्वेश्चन को यहाँ पे जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार डाला जाता है, कई बार दोहरा, उस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा रोपर। रोपर है कि रोपर की खोज यक्ष यक्ष दत्त शर्मा, लोथल की खोज रघुनाथ शर्मा, कुर्दी की खोज फजल अहमद। उसके बाद जो है आलमगीरपुर के जगदत्त शर्मा। जगदत्त शर्मा 2 गो, रोपर और आलमगीर का खोज किया था। कालीबंगा खोज बीबी लाल एवं पीके थापर। उसके बाद यहाँ से और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कालीबंगा कौन सा नदी के किनारे है? घरघर नदी के किनारे। लोथल कौन सा नदी के? भोगवा नदी के किनारे। रोपर कौन सा नदी के किनारे? पूछ देता है, सतलज नदी के किनारे। चरूदरो कौन सा नदी? सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद रोपर से आपको पूछेगा कि रोपर में क्या क्या मिले हैं? तो मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर में मिले चावल की भूसी। और इसके नीचे और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, यहाँ पर राखी गढ़ी की खोज की थी सूरजमान बरवाली के रविंद्र सिंह बिष्ट और धोलावीरा के रविंद्र सिंह बिष्ट। धोलावीरा और बरवाली खोज रविंद्र बिष्ट ने किया था। यहाँ से क्वेश्चन आपको ये, यहाँ से ये इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि बरवाली किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। राखी गढ़ी घरघर नदी के किनारे। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में। धोलावीरा से बहुत क्वेश्चन आता है। धोलावीरा से मिला है पालिश, श्वेत पाषाण खंड, स्टेडियम, सिंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर, लंबा जलाशय। बरवाली से मिला है आपको मिट्टी का खिलौना, हल जौ मिला है, जौ। अच्छा, प्रथम एग्जाम में पूछेगा कि प्रथम प्रथम पूछेगा कि प्रथम, सॉरी एक मिनट, याद नहीं आ रहा है। ये जौ और गेहूं, इसमें से कोई भी रहेगा, जौ और गेहूं में से। तो याद रखिएगा कि प्रथम, याद दे रहा है कि प्रथम कृषि, सॉरी एक मिनट, इस तरह से क्वेश्चन इसको डाल सकता है कि कृषि फसल खाद्यान्न क्या था? तो याद रखिएगा जौ या गेहूं। गेहूं रहता है मैक्सिमम ऑप्शन में, गेहूं नहीं रहा तो जौ भी याद रख सकते हो क्योंकि गेहूं के साथ जौ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन देगा इसमें कि प्रथम मानव द्वारा मानव द्वारा उपजाया गया या मानव द्वारा निर्मित, प्रथम मानव द्वारा निर्मित नहीं, मानव द्वारा प्रथम कृषि कौन सा था? कृषि फसल कौन सा था? गेहूं या जौ? इस तरह से क्वेश्चन सेट करेगा। आइए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सभ्यता का कला कालक्रम क्या था? तो कालक्रम देखते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग, ये पुरातत्व वेदा सब जो है इस पे रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता लगाया कि कितना साल ये पुराना, ये कितना साल पुराना हो सकता है। कोई भी हड्डी या मूर्ति की नतर की जो भी मिलते गया तो कार्बन C14 के माध्यम से प्राप्त किया। तो रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता के सम्मान, सिंधु सभ्यता को क्वेश्चन ऐसे ही देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि रेडियो कार्बन की सहायता से या रेडियो कार्बन से ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने 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 के बीच
स्थित मानी जाती है। तो याद रखिएगा 2350 से लेकर 1750 तक। सॉरी दोस्तों, मुझे बहुत सर्दी है, फिर भी मैं रात में जाग के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और मैं खुद जॉब में हूँ, सारा दिन जॉब में रहता हूँ, तो मुझे दिन में तो टाइम मिलता नहीं है। तो मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए रात में जग जग कर वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा, हमको लगेगा कि मेरा मेहनत आप लोगों को, मेरा मेहनत से आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, तो मैं आगे भी मेहनत करूँगा। चलिए, सिंधु सभ्यता के अन्य नदी घाटी का विस्तृत रूप से पता चलने के कारण से हड़प्पा सभ्यता के नाम से अधिक जाने जा, और हड़प्पा इस नगरीय सभ्यता का प्रथम उत्खनन स्थल कारण नामकरण या सम्मान प्राप्त हुआ। देखिए, क्वेश्चन हम पढ़ दिए, लेकिन क्वेश्चन सेट कैसे करता है। देखिए, क्वेश्चन ऐसे सेट करेगा कि ये सिंधु नदी के किनारे एक हड़प्पा नामक जगह पे जब उत्खनन किया गया, तो वहां से बहुत सारा चीज वो पुरातत्व वेदा को मिला, तो वहां से इसीलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का अन्य नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता, या हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता खोज किया क्या था, ऊपर बता चुके हैं आपको, दयाराम साहनी। कब किया था, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता खोज किया था, इसका भी हो जाएगा दयाराम साहनी। कब किया था, 1921 में किया था। उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो के खोज किया था, रखाल दास बनर्जी। कब किया था, 1922 में। इस तरह से क्वेश्चन सेट करता है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता, एक और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, कौन सी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। ये नगरीय सभ्यता था, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। अब देखो यहाँ, इससे पहले तो दो गो था कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, अब ये कांस्य युगीन सभ्यता भी आ गया। अब ये कांस्य युगीन सभ्यता क्या है, देखिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी के नदी में हड़प्पा नामक जगह पे जब उत्खनन किया गया, तो बहुत सारे कांसे की मूर्ति, बहुत सारा चीज प्राप्त हुआ, तो उसका नाम रह गया हड़प्पा सभ्यता। अब ये कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि उस समय कांच का भी खोज हो गया, तो इसीलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम रह गया कांस्य युगीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी का अन्य नाम हो गया हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, यानी तीनों नाम से प्रसिद्ध हो गया। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। देखिए, ये मोहनजोदड़ो जो है, इसको किसका टीला कहा था, क्वेश्चन कुछ डायरेक्ट सेट कर देता है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को याद रखिएगा। इसका खोज किया क्या था, राखाल दास बनर्जी। कब, 1922 में। काली बंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। पूछ देगा एग्जाम में, सेट कर देता है इस तरह से कि काली बंगा का अर्थ क्या होता है, काले चूड़ियां। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण विशेषता, देखिए सिंधु घाटी का महत्वपूर्ण विशेषता क्या क्या था, नगर निर्माण, ये नगरीय सभ्यता थी। योजना होना, एक सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली भी था। सोचिए हम लोग का देश कितना डेवलप था उस समय, सिंधु घाटी सभ्यता के समय, कि जल निकास प्रणाली उस समय था। और आज हम लोग का देश कहाँ पहुंचा, अभी भी पूरा देश में आप लोग को, खास करके बिहार में आप लोगों को जल निकासी सही रूप से नहीं हो पाता है। लेकिन उस समय देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समय जल निकासी सुव्यवस्थित, यहाँ पे लिखा हुआ कि सुव्यवस्थित था, मतलब अच्छे ढंग से था। इस सभ्यता के नगर निर्माण योजना प्रमुख विशेषता थी। और इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता ही था कि नगर को निर्माण किया जाए, नगर निर्माण विषय, इसीलिए नगरीय सभ्यता इसका नाम पड़ गया। हड़प्पा सभ्यता के समाज मातृसत्तात्मक था। और ये मातृसत्तात्मक क्या होता है, जैसे अभी देखिए कोई भी सत्ता में, विशेषकर अब तो महिला सबको भी मतलब एलो हर जगह दिया जाता है, बट अभी भी हम लोग अपने माता पिता में कोई भी, मेरे घर का निर्णय या कोई भी निर्णय, कोई भी बड़ा एक्शन या कोई भी निर्णय लेना होता है, तो हम वहाँ पे ज़्यादा हम लोग पिताजी को ज़्यादा, वहाँ पे पिताजी को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के समय मातृसत्तात्मक था, वहाँ पे पिता से ज़्यादा माता का वैल्यू था, इसीलिए इसको मातृसत्तात्मक बोला गया।
उसके बाद हड़प्पा सभ्यता कृषि पशुपालन के साथ साथ उद्योग व्यापार अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। क्या क्या था? कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार, ये चारों मुख्य आधार था। हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन कौन मुख्य आधार था? कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार आधार था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन मुख्य आधार कृषि था, लेकिन देखिए चलता तो सब था, उद्योग, पशुपालन, कृषि, व्यापार, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व वहां पे कृषि का था। ऐसा क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा सभ्यता आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था, मतलब इस पे टिका हुआ था, क्योंकि उस समय इतना तो डेवलप था नहीं, तो कृषि से भी ज्यादा इसको महत्व दिया गया। कृषि। विश्व में सर्वप्रथम यही के निवासियों कपास की खेती प्रारंभ किया। कहाँ के? हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही कपास की खेती प्रारंभ किया। क्वेश्चन इस तरह से इसमें सेट करेगा कि कहाँ के विश्व में कहाँ के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का। मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन यहां से इस तरह से बनेगा कि क्वेश्चन यहां से इस तरह से सेट होगा कि मेसोपोटामिया कपास के लिए सिंधु शब्द कहेगा कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग कपास के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया, तो सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता था। और यूनानी इसे सिंडन, अब देखिए सिंधु से भी सिंडन बना गया, कपास से सिंधु बना, सिंधु से सिंडन बन गया, जो कि यूनान रूपांतर यानी यूनानी जो आए थे तो यूनान में उसको सिंडन कहने लगा। और हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक यानी कि अपने देश में भी और विदेश से भी व्यापार होता था। और हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय द्वारा होता था। अब वस्तु विनिमय क्या है, ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया जाए। वस्तु विनिमय मतलब ये हुआ कि वस्तु से आदान प्रदान। जिस तरह अभी हमको कोई भी वस्तु लेना होता है तो हम वहाँ पे रुपया लेके जाते हैं तो हमको वस्तु मिलता है, यानी रुपया के बदले में वस्तु मिलता है। लेकिन जिस समय रुपया का आविष्कार नहीं हुआ था, रुपया बना ही नहीं था, तो उस समय वस्तु से ही वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली वो है जो वस्तु से लेन देन आदान प्रदान। जैसे मान लीजिए किसी के पास आटा है और किसी के पास दाल है, तो उसको वो आटा दे दिया करता था और उससे वो दाल ले लिया। इसमें होता क्या था कि दोनों आदमी का काम हो जाता था। इसको दाल का कमी था तो ये दाल लेता था और उसको आटा कमी था, दोनों का बैलेंस हो जाता। लेकिन यहाँ बहुत ये वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारा परेशानी होता था। कई बार क्या होता था, उसको आटा भी है दाल भी है तो एक्सचेंज करने में, अब उसको जो आटा है उसको चीनी चाहिए और जिसके पास वो है और जिसको पास दाल आटा है उसको चीनी चाहिए, तो अलग मतलब अब उसके पास है नहीं तो फिर वस्तु विनिमय प्रणाली कैसे होगा? ये बहुत सारा परेशानी का भी सामना करना पड़ता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब सीधा सीधी यही हुआ कि वस्तु से लेन देन आदान प्रदान अदला बदली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। कह रहा कि माप तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। मतलब जैसे मान लो अभी हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं कि 100 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी, 100 केजी, लेकिन पहले 16 के अनुपात में थी। यानी कि कोई भी बाट बनेगा, बटखड़ा बनेगा 16 का, तो उसके बाद 32 का, उसके बाद 64 का, यानी कि इस तरह से ये इस तरह से मल्टीपल में था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन सभ्यता वणिक वर्ग द्वारा चलाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता था? वणिक वर्ग द्वारा चलाया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सभ्यता में मातृ देवी की उपासना का प्रमुख स्थान थी। इस सभ्यता में मातृ देवी का उपासना का क्या था? प्रमुख स्थान था। साथ ही पशुपति, लिंग, योनि, वृक्षों के पशुओं की पूजा की जाती थी। वृक्षों और पशुओं की पूजा की जाती थी। पशुओं में कुंवर वाला सांड को बहुत ये लोग मानते थे। महत्वपूर्ण सार्वजनिक पशु था, उसकी पूजा प्रचलन था। इस काल में मंदिर का अवशेष नहीं मिले, यानी इस समय मंदिर उन्दिर नहीं मिला। इस सभ्यता में निवासी मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, मोहरों का निर्माण, मूर्ति का आदि कलाओं में प्रवीण थे। ये सब करने में ये सब लोग पूरी तरह से प्रवीण यानी पारंगत थे।
अच्छा क्वालिटी का बना लेते थे। बर्तन का निर्माण करना, मिट्टी का बर्तन निर्माण करना हो, चाहे मोहरों का निर्माण करना हो, चाहे मूर्ति का निर्माण करना हो, चाहे कलाओं में, ये सब क्या थे, पूरे प्रवीण थे। मोहरें अधिकांशतः सेलखिड़ी की बनी होती थी। और मोहर कौन सी का बनी होती थी, सेलखिड़ी की, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने एवं जलाने का प्रचलन था। देखिए इसी समय से आप लोग देखिएगा, सब जो है, कोई जलाते हैं मरने के बाद, कोई दफनाते हैं। इसी समय से ये सब प्रचलन जो है, ये सब शुरू हुआ। दोनों दोनों कार्य शुरू था, जलाना भी और दफनाना भी। जलाना दफनाना दोनों कार्य हड़प्पा सभ्यता में ये चल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शास्त्रियों के अनुसार 4 जाति समूह में प्रोटो अस्ट्रोलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन और प्लाइन द्वारा सभ्यता का निर्माण हुआ। कौन कौन, प्रोटो अस्ट्रोलाइड, मध्य, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन, अल्पलाइन द्वारा सभ्यता का निर्माण हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। लिपि, हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक थी, यानी चित्र से संबंधित, चित्र टाइप से वहां पे लिखा हुआ था लिपि। जिस तरह हम लोग लिखते हैं ना, हम लोग हिंदी का देवनागरी लिपि में, भाव चित्रात्मक, यानी चित्र के माध्यम से वो भाव को प्रकट करता था। यह लिपि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं, जैसे हम लोग जो अभी देवनागरी लिपि लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, दाएं से बाएं कि बाएं से दाएं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था, ये दाएं से बाएं, यानी पहले दाएं से बाएं और दूसरा पंक्ति फिर बाएं से दाएं लिखता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का लिपि प्रथम पंक्ति कैसे लिखा था, दाएं से बाएं, दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती। इस लेखन पद्धति को बुरुष्टफेदम कहा गया। क्या कहेगा, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया, और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। हड़प्पा सभ्यता का जो भावचित्रात्मक लिपि है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहां से वैदिक सभ्यता क्या है, वैदिक सभ्यता। वैदिक काल को विभाजन 2 भागों में हुआ है। कितने भागों में, 2 भागों में। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। मैक्स मुलर आर्यों का मूल निवास स्थान था। ये जो मैक्स मुलर है, ये आर्यों का मूल निवास स्थान था। आर्य जो भारत आए थे मध्य एशिया से। और ये क्वेश्चन पूछ देता है कि आर्य कहाँ का निवासी थे, तो मध्य एशिया को। भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे थे। भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, सप्त सिंधु क्षेत्र में। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तक के आसपास क्षेत्र था, और अभी प्रेजेंट में जो पंजाब है वहीं पर ये पड़ता था। लोहे के प्रयोग सर्वप्रथम 1000 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के अंतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश से मिला है। और षड्यंत्र एवं उनके रचयिता, यहां से देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि सांख्य दर्शन के रचयिता कौन थे, कपिल। योग दर्शन के रचयिता पतंजलि। न्याय दर्शन के रचयिता गौतम बुद्ध। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के बदरायन, और वैशेषिक के कनाद या उलूक। उसके बाद क्वेश्चन आपको क्या क्या यहां से पूछ सकता है, तो क्वेश्चन यहां से कारण वेद की संख्या कितना है, तो वेद की टोटल संख्या 4 है। कितना है, 4। ध्यान रखिएगा, वेद की संख्या कितना है टोटल, 4।
वेद की टोटल संख्या कितना है? 4। तो ये टोटल वेद की संख्या कितना है? 4। तो आपको यहाँ से हो गया वेद की संख्या 4 है। कौन कौन? यहाँ से वेद की संख्या कितना है? 4। देखिए वेद की संख्या आपको 4 हो गया। सॉरी, ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यजुर्वेद और अथर्ववेद, टोटल वेदों की संख्या 4 है। तो ऋग्वेद के बारे में पढ़ लेंगे हम सबसे पहले। यह प्राचीन वेद है। क्वेश्चन ऐसे सेट करता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद। पूछेगा ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल। ऋग्वेद में पूछेगा सूक्तों की संख्या कितना है। देखिए कैसे कैसे एक लाइन में कितना क्वेश्चन बन रहा है, 1028। पूछेगा कि ऋग्वेद की भाषा कैसे था, पदात्मक। पूछेगा क्वेश्चन में कि कौन सा वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में। और जो क्या है, सूर्य से संबंधित देवी सावित्री का संबोधित है। ऋग्वेद के बाद आता है आपको सामवेद। तो चलिए हम सामवेद देखते हैं। तो सामवेद देखिए, साम का अर्थ होता है गान, यानी पूछेगा संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो ये सामवेद को कहा। यहीं से पूरा संगीत का जितना भी आविष्कार हुआ सामवेद से हुआ है। इसमें नहीं दिया हुआ है, हो नीचे में दिया हुआ है। सामवेद, इसमें संकलित मंत्रों का यज्ञ अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए किया जाता था। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता था, यानी भारतीय संगीत का जनक या भारतीय संगीत का मूल सामवेद को कहा जाता है। ठीक है। अगला वेद है आपको यहाँ पे यजुर्वेद। यह एक ऐसा वेद है जिसकी रचना पद एवं गद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन सेट करता है कि कौन सा वेद में, कौन सा ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपको यजुर्वेद। और यजुर्वेद में मूलतः कर्म कांड का प्रधान ग्रंथ माना गया इसमें। उसके बाद अर्थर्वेद। अर्थर इसमें ब्राह्मण ज्ञान, औषधि का प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र मंत्र, टोना, जादू, जितना भी है यंत्र तंत्र मंत्र, जितना भी है सारा चीज क्या है, अर्थर्वेद। इस इसके अलावा देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है कि पूछेगा सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो याद रखिएगा सबसे प्राचीन वेद पूछेगा कौन है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद। पूछेगा सबसे बाद का वेद कौन है, अर्थर्वेद। कौन सा वेद में गद एवं पद दोनों में लिखी गई है, तो यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं, सामवेद। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पढ़ेंगे उपनिषद। ब्राह्मण विषयक होने के कारण से ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। उपनिषद को ब्रह्म विषयक होने के कारण इसको उपनिषद को क्या क्या ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। इसमें आत्म परमात्मा का संसार के संबंध में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। और पूछेगा कि उपनिषदों की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 108। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य, या ऐसा भी देखिए यहाँ से क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे वेदांत कहा कि वेदों को अर्थ समझने के लिए सूक्तियों की, वेदों के अर्थ को समझने की सूक्तियों को उच्चारण को वेदांत की रचना हुई है। पूछेगा कि वेदांत की संख्या कितने हैं, तो याद रखिएगा 6। या इसी 6 में से कोई दे देगा कि निम्नलिखित में से किसमें से कौन वेदांत है, तो याद रखिएगा वेदांत शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये क्या है, वेदांत है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है स्मृति। स्मृतियों में धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। देखो स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहता है। मनु स्मृति सबसे प्राचीन है। पूछेगा कि सबसे प्राचीन कौन सा स्मृति है, तो याद रखिएगा मनु स्मृति। और पूछेगा कि मनु स्मृति की रचना कब हुआ था, तो 200 ईसा पूर्व से लेके 100 ईस्वी तक, यानी 300 साल इसको रचना करने में लगा मनु स्मृति को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद देखिए यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको कि पुराणों की संख्या पूछेगा कितना है, तो याद रखिएगा 18। पुराण की संख्या कितना है? 18। सर्वाधिक प्राचीन पुराण पूछेगा कौन है 18 में, तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें है? तो मत्स्य पुराण में है। और आप लोगों को पता होगा कहीं कि विष्णु भगवान का जो वो मूर्ति जो बनाया जाता है, तो वहाँ पे देखा होगा नीचे मछली सेट किया जाता है। मत्स्य मतलब मछली होता है, उसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है अब ऋग्वेदिक काल को देखेंगे यहाँ से डिटेल में। ऋग्वेदिक काल आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे। ऋग्वेदिक काल के समय आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे। ऋग्वेदिक को शायद कबीले का अंत जन कहा गया है। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं तो मानने वाला हूं नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कबीले के सरदार को क्या कहा जाता था, याद रखिएगा। उस समय ऋग्वेदिक काल में राजन कहा जाता था। जो क्या होते थे उस समय शासक होते थे। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल होती थी ऋग्वेदिक काल में, या उसी को परिवार बोला जाता था। कई कुल मिलाकर ग्राम होते थे। कई कुल मिलाकर ग्राम बनते थे जिसका प्रधान ग्रामणी होता था। और कई ग्राम मिलाकर 20 हुआ करता था, याद रखें, जिसका प्रधान विस्पति। और कई 20 मिलाकर जन हुआ करता था, जिसका प्रधान राजा होता था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ऋग्वेदिक में जन का 275 बार और 20 का 170 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में जन का कितने बार उल्लेख? 275 बार। और 20 का कितना? 170 बार उल्लेख हुआ है। सभा समिति का विधव और गौर राजनीतिक संस्था थी। और ऋग्वेदिक काल में किस क्या था? पितृ सत्तात्मक था। देखो पितृ यानी पहले वो जो है आपको प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता के समय मातृ सत्तात्मक था, लेकिन ऋग्वेदिक काल में क्या हो गया? यही पितृ सत्तात्मक हो गया। देखिए उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन, समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधारित थी। यानी कि समाज में जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले देखिए पुरुष सूक्त में 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। सोम आर्यों को सोम आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। यहाँ पे तो सोम लिख दिया, लेकिन सोम रस भी इसको लिखा जाता है कि आर्यों का मुख्य पदार्थ क्या था? तो सोम रस। उसके बाद यव, जौ को क्या बोलता था उस समय? यव मुख्य खाद्य पदार्थ था। अब प्रथम खाद्य पदार्थ पूछेगा तो याद रखिएगा, जौ या गेहूं रहेगा ऑप्शन में, तो जौ मारिएगा। सिर्फ गेहूं रहेगा तो गेहूं मारिएगा, जौ रहेगा तो जौ गेहूं दोनों रहेगा तो जौ मारिएगा। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। उसके बाद इस समय समाज में विधवा विवाह प्रचलन था। ऋग्वेदिक काल में नियोग प्रथा तथा पुनर्विवाह प्रचलन, लेकिन पर्दा प्रथा बाल विवाह सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह यानी छोटे बच्चे की शादी नहीं करता था, और सती प्रथा भी प्रचलित नहीं थी ऋग्वेदिक काल में। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऋग्वेदिक की नदियाँ, प्राचीन नाम था कुंभू, उसका अभी वर्तमान नाम क्या? आधुनिक नाम कुर्रम। पहले ऋग्वेदिक काल की नदियाँ का नाम था अभी
आधुनिक नाम है झेलम, पहले इसका नाम था विस्तृतता। रावी नदी का पुराना नाम था पुरुषपरी। ब्यास नदी का पुराना नाम था बिपाशा। घरघर नदी का पुराना नाम था द्रौपदी और स्वात पुराना सुवास्तु नाम था। उसके बाद प्राचीन नाम देखिए, काबुल का पुराना नाम था कुआ। चिराव का पुराना नाम आस्किनी। सतलुज का पुराना नाम सदुत्री। और गंडक का पुराना नाम था सदानीरा। गोपाल का पुराना नाम था गोमती। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। ऋग्वेदिक में सबसे ज्यादा महत्व कौन सा नदी का था? याद रखिएगा, सरस्वती नदी का। और सरस्वती नदी को सबसे ज्यादा पवित्र मानते थे। ऋग्वेदिक काल में देवताओं को सर्वाधिक महत्व इंद्र का था। ऋग्वेदिक के समय सबसे ज्यादा कौन सा देवता को मानते थे? इंद्र। तथा उसको उपरांत अग्नि को भी लोग मानने लगा, वरुण को भी महत्व प्रदान किया गया था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र का दूसरा नाम पुरंदर दिया। किलों को तोड़ने वाला अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया। और ऋग्वेद में उसके लिए क्वेश्चन पूछ सकते, ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 250। आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन मुख्य विशेषता बड़े राज्यों को तथा जनपदों का स्थापना करना। और आपको पता चुके हैं कि पहले 16 महाजनपद हुआ करता था। तो जनपद में उत्तर वैदिक काल को जनपद का स्थापना हुआ। उसके बाद राजस्व के देवी उत्पत्ति सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण से किया गया। और इस काल में राजा का महत्व बढ़ा और पद वंशानुगत हो गया। उत्तर वैदिक काल में कौन सा समय में पद वंशानुगत राजा हो गया? उत्तर वैदिक काल में, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, वही हुआ वंशानुगत। उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक था। शुरुआत में तो पितृसत्तात्मक, यानी ऋग्वैदिक काल में भी पितृसत्तात्मक और उत्तर वैदिक काल में पितृसत्तात्मक। संयुक्त परिवार की प्रथा संयुक्त मतलब सभी एक ही साथ रहते थे परिवार में, जल्दी अलग नहीं हुआ करते थे। संयुक्त परिवार वही हुआ। उसके बाद है यहाँ पे आपको समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया था। वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जाति पर आधारित थी। उसके बाद स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी उस समय उत्तर वैदिक काल में, लेकिन ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी। याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में फिर स्थिति खराब हो जाती स्त्री की। धन संबंधी किसी प्रकार का राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। और ज्वालोपनिषद से सर्वप्रथम 4 आश्रमों का ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास विवरण मिलता है। धार्मिक एवं यज्ञ कर्मकांडों में जटिलता पाई गई, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। और इस काल में सर्वप्रमुख प्रमुख देवता प्रजापति ब्रह्मन और विष्णु इंद्र को शिव थे। विष्णु इंद्र शिव को बोलते थे और प्रजापति ब्रह्मन को बोलते थे, ब्रह्मा को। चलिए अब देखिए, ये आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया, पुराण क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ से आप पढ़ेंगे जैन धर्म। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने के एग्जाम में मिलेगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग करते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। या ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। यहाँ पे लिखा हुआ इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। या ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन था, या जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। ऐसे ऐसे सेट करता है क्वेश्चन। क्वेश्चन एक ही रहता है, लेकिन बट उसको घुमा फिरा के सेट करता है क्वेश्चन। अब आगे देखिए इसमें क्या है कि जैन धर्म में कुल पूछेगा कितना तीर्थकर हुआ, तो 24 तीर्थकर हुए। लेकिन 24 तीर्थकर का याद नाम रखना संभव है भी नहीं आप लोगों को, और याद रहेगा भी नहीं। तो लेकिन यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो पहला और अंतिम 2 ये आपको याद रहना जरूरी है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हो गया, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हो गया। लेकिन अंतिम पूछेगा तो याद रखिएगा महावीर। और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर।
जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? 24 गो है टोटल, तो अंतिम तो 24 है, तो 24 हो गया। तो 24वें नंबर का अंतिम बोलो, 24वें मानो तो कौन हो गया? महावीर। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, जैन धर्म के सिर्फ तीर्थकर आपको पूछ देता है तो आप ऋषभदेव मारिएगा, लेकिन वहीं पर वही उसमें वास्तविक लगा देगा तब आप यहाँ पे इसको महावीर मारिएगा वास्तविक। देखिए, ये ऋषभदेव जैन धर्म का स्थापना कर दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा इसको जैन धर्म में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा विकास, सबसे ज्यादा कार्य, सबसे अच्छा क्वालिटी इस धर्म के कौन ले पाया? तो ले पाया, ये ले आया महावीर। इसीलिए इस महावीर को वास्तविक संस्थापक नाम से दे। इसीलिए क्वेश्चन पूछ देता है कि जैन धर्म के पूछेगा कि संस्थापक कौन है, तब तो ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक पूछेगा, रियलिटी कौन होना चाहिए, तब हो जाएगा आपको महावीर, याद रखिएगा। उसके बाद जो है आपको जैन धर्म के कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन करना आवश्यक माना गया। त्रिरत्न क्या क्या था? क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिरत्न कौन कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म का त्रिरत्न थे। पूछेगा कि कौन सा धर्म त्रिरत्न है, तो जैन धर्म में कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और इसमें से कोई एक भी उठा के दे देगा या तीनों देगा तो डी भी दे देगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है आपको कि महावीर ने 5 महाव्रतों का पालन उपदेश दिया। कितना महाव्रत का? 5। 5 महाव्रत: सत, अहिंसा, असत, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पार्श्वनाथ। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैन धर्म का 23वें तीर्थकर कौन था? हम बोले अंतिम का 2, शुरू का 1। याद रखिए, वहीं से क्वेश्चन पूछता है। जैन धर्म में जो 4 गो महाव्रत जो दिया था, 4 गो महाव्रत, वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ही दिया था। उसमें ही एक जोड़ दिया, उसको 5 कर दिया। 4 से क्या कर दिया? ये 5। एक जोड़ के क्या कर दिया? ये 5। कौन? महावीर। महावीर इसको 5 बना दिया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म में 23वें तीर्थकर कौन था? पार्श्वनाथ। 4 महाव्रत किसने दिया था जैन धर्म में? पार्श्वनाथ। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य को इसने जोड़ा। देखिए, टोटल जो महाव्रत था, सत, अहिंसा, असत, अपरिग्रह, ये चारों दिया हुआ था पार्श्वनाथ का। उसी में ये ब्रह्मचर्य जोड़ के, और महावीर के समय कितने महाव्रत हो गया? 5। महावीर स्वामी ने जोड़ा जैन धर्म को अनिश्वरवादी है, और जैन धर्म कौन सा है? अनिश्वरवादी है। उसके बाद थोड़ा सा महावीर का परिचय देख लेते हैं। यहाँ से बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पूछेगा कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। पूछेगा कुंडलग्राम कहाँ है? वैशाली में। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। पूछेगा आपको महावीर का पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। कौन सा कुल का था? जात्रिक क्षत्रिय कुल के था। महावीर का माता का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला ये लिच्छवी शासक चोटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। गिरी कब क्या क्या था? 30 वर्ष की आयु में। इसी को ऑब्जेक्टिव में सेट कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से तप स्थल कहाँ पे किया था ये? तो जिरिभीग ग्राम में, जहाँ पे अभी वो ये कहाँ है? रिजुपालिका नदी किनारे है। केवलम यानी ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? ज्ञान के केवलम मतलब, देखिए महावीर में पूछेगा कि जैन धर्म में केवलम का अर्थ क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, इसमें तो खाली डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन सेट करता है कि जैन धर्म में केवलम का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। कब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो 42 वर्ष की अवस्था में। निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है कि मृत्यु। जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ पूछेगा इस तरह से, क्या होता है? मृत्यु। कब हुआ था महावीर का? 480। किस जगह हुआ था? पावापुरी में। चलिए, कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया। पूछेगा एग्जाम में कि जैन धर्म को कितने संप्रदाय में बटा गया? 2। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ये तो आपको याद रह जाएगा। देखिए, स्व से श्वेत और स्व से श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर के अनुयायी जो है वस्त्रों को त्याग करते थे। यानी ऐसा क्वेश्चन सेट करता था कि जैन धर्म कितने भागों में बट गया, कितने संप्रदाय में बट गया? श्वेतांबर और दिगंबर में। पूछेगा कि श्वेतांबर कौन सा वस्त्र धारण करते थे? तो श्वेत वस्त्र। दिगंबर
कैसे रहते थे या दिगंबर कौन सा वस्त्र धारण करते थे, तो दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते थे। या ऐसा क्वेश्चन सेट करता है एग्जामिनर कि जैन धर्म के दो तीर्थकर हुए, कौन सा तीर्थकर, जैन धर्म दो संप्रदाय में बटा, दिगंबर श्वेतांबर। तो दिगंबर कैसे रहते थे, तो वहां पे रहेगा श्वेत कपड़ा धारण करते थे, नग्न रहते थे, काला कपड़ा धारण करते थे। तो ये जो है दिगंबर, ये नग्न रहते थे। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, परित्याग का मतलब वस्त्रों का परित्याग का मतलब वही हुआ नग्न। चलिए अब देखिए यहाँ से कितना ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ से देखिए अच्छा से। दो गो जैन संगीति होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रथम होता है 322 ईसा पूर्व में, कहाँ पे होता है, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष होता है उस समय स्थूलभद्र। और जैन धर्म दो भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर इसके बाद बढ़ जाता है। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करता है और दिगंबर नग्न रहते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति 512 में हुआ था, उसके स्थल के जगह का नाम है वल्लभी। देव सर्दगिरी क्षमा श्रवण इसका अध्यक्ष होता है। धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया। और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश कौन सा भाषा में दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दी, तो याद रखिएगा प्राकृत भाषा में। अब आगे चलते हैं, हम बौद्ध धर्म को देखते हैं। यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है जैन धर्म बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी ग्राम, और ये लुम्बिनी ग्राम कहाँ पे है, कपिल वस्तु में। इसका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। इसके पिता का नाम था सुदर्शन, ये शाकगण के प्रधान थे। और माता का नाम था महामाया, ये कोलियागन की राजकुमारी थी। और पत्नी का नाम था यशोधरा, और पुत्र का नाम था राहुल। याद रखिएगा। आगे है, एक चीज यहाँ पे नहीं दिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, चलो मैं लास्ट में बता दूंगा इसको, तो इसमें नहीं दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुत्र का नाम राहुल है, चलो मैं अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछ देता है कई बार कि महात्मा बुद्ध का बी माता का नाम क्या था। महात्मा बुद्ध का बी माता का नाम क्या था, बी माता, बी माता, बी माता, या इसी का अर्थ होता है मौसी, या इसी का सतीली माँ भी आप कह सकते हो। उसका नाम था प्रजापति गौतमी। याद रखिएगा, आप लिख भी सकते हो, इसमें दे दिया हुआ है। चलिए, गिरी त्याग किया था ये 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में गिरी त्याग। और गिरी त्याग का पूछेगा कि महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गिरी त्याग किया था, या ऐसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध गिरी त्याग किया, उसका अर्थ क्या होता है। उसका मतलब होगा महाविनिशीक्रमण। तो हम लोग जो देखिए, त्याग मतलब जाना होता है। जब हम लोग चलते हैं तो कैसे क्रम से जाते हैं, याद रख सकते हैं, तो महाविनिष्क्रम याद रखते सकते हैं। और तप स्थल उर्वेला में निरंजन नदी के किनारे हुआ था इसका। और ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुआ था इसको। और महापरिवन उसको, ज्ञान की महावीर को हुआ था 42 वर्ष के। महापरिवन हुआ था 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे, कुशीनगर में। देखिए, महाविनिष्क्रमण और महापरिणाम यहाँ भी कंफ्यूज होता है। ये मृत्यु का टाइम है, ये गृह त्याग का टाइम है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने, एक मिनट, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। कौन सा जगह पे, ऋषि पतनम ने दिया था सारनाथ को। बुद्ध के संसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए हैं। ये दुख, दुख समुदाय, दुख विशेषण, दुख निरोध गामनी प्रतिपदा। दुखों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। कौन सा मार्ग का दिया, अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मकांड, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, प्रति यश उत्पाद। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है ये। उसके बाद देखिए यहाँ से और कौन कौन क्वेश्चन पूछ सकता है। बौद्ध धर्म कैसा था, अनिश्वरवादी था, अनात्मकवादी था। बौद्ध
बुध संघ का एक धर्म, ये तीन बुध धर्म के त्रिरत्न थे। देखिए, बुध के जीवन की संबंधित घटना, उनके प्रति पूछेगा कि बुध को जन्म के संबंधित प्रतीक कौन सा है, तो कमल और षांड। गिरित्या घोड़ा है, ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष है। उसके बाद आपको यहाँ से निर्वाण पदचिन्ह है, मृत्यु अस्पुत है। मृत्यु के बाद जो अस्पुत जो बड़ा है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट अस्पुत यहाँ पे मध्य प्रदेश में सांची का अस्पुत बना है, तो मृत्यु का चिन्ह था ये अस्पुत। जातक कथाओं से गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी कहानियां। जातक नामक जो एक ग्रंथ है, यह किससे संबंधित है, पूछ देता है कई बार एग्जाम में, तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, इसका बचपन का नाम नहीं दिया है इसमें, याद रखिएगा इसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कई बार। चलिए, उसके बाद बौद्ध ग्रंथों में सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधंग पिटक, याद रखिए, को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा गया, और तीन गो है तो त्रिपिटक कहा गया। त्रिपिटक भाषा कौन सा भाषा में है, पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सा भाषा में दिए थे, पाली भाषा में, लेकिन वो महावीर कौन सा भाषा में, प्राकृतिक भाषा में दिए थे। उसका याद रखिएगा, दोनों से रिलेटेड करके भी याद रख सकते। वो महावीर दिए थे प्राकृत भाषा में, और ये दिए थे पाली भाषा में। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि कालांतर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनायन और महायान में दो शाखा में हो गया, और हीनायन शाखा के अनुयायी ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायी ने बुद्ध के मूर्ति पूजा का प्रचलन किया। फिर ये दो भागों में, ये जिस प्रकार जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर में बढ़ जाता है, उसी प्रकार कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की विभाजन हो जाता है हीनायन और महायान में। हीनायन ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान जो अनुयायी बुद्ध के मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। सब अपना अपना ढंग से पूजा पाठ शुरू किया। यहाँ से देखिए, भर भर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है बौद्ध संगीति से, ध्यान ध्यान रखिए। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, पाटलिपुत्र में। चौथा बौद्ध संगीति कुंडलगढ़ वन कश्मीर में हुआ था। पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में। उसके बाद पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति 100 साल बाद, 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति इसकी प्रथम ईस्वी शताब्दी में। पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीत अध्यक्ष सर्वकामी, जिसको सब्बाकामी बोलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत अध्यक्ष मोगनीलीपुत्तिस होगा, और चतुर्थ बौद्ध संगीत का वसुमित्र था। ये बहुत यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्राचीन भारत में प्रचलित संप्रदाय के संस्थापक, तो प्राचीन भारत में प्रचलित संप्रदाय के संस्थापक यहाँ पे हो जाएगा आपको ठीक है यहाँ पर। चलिए, प्राचीन भारत में प्रचलित संप्रदाय का संस्थापक हो गया, आजीविक संप्रदाय का संस्थापक हो गया मंगलीपुत्र पुत्र गोसाल, याद रखिएगा। यदरी छात्रवाद के आचार्य जति, ऋषरवादी के कसबली। उसके बाद जो है घोर अक्रियावादी के पूर्ण कश्यप, और भौतिकवादी के पकुत कचायन, भौतिक दर्शन के संजय विठल पुत्र। उसके बाद इसके बाद आगे पढ़ेंगे महाजनपद का उदय। तो चलिए, महाजनपद का उदय दूसरा वीडियो में, सेकेंड वीडियो में मैं डालूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो 3-4 गो यहाँ से वीडियो बनेगा। तो चलिए, अगला वीडियो मैं ये महाजनपद से शुरू करूँगा। यहाँ से जो 16 महाजन के बारे में पढ़ेंगे, और सारा सीरीज को ख़त्म करके उसके बाद मैं सारा का ऑब्जेक्टिव शुरू कराऊंगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अच्छा नहीं लगा होगा तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग
लिख सकते हैं, नहीं अच्छा लगा ये भी लिख सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।